कर दिया। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है जी। तो बेटा हम एडवांस मैथ स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक बात है ना। हाँ, अर्थमेटिक का बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, सिर्फ एडवांस का ही। तो एडवांस में मैंने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। तो बाकी काम छोड़ के एक बार यहाँ ध्यान देना बेटा, क्योंकि जो ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है, यदि आपका ध्यान भटक गया तो कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देता हूँ बिना कुछ लिखे हुए, ठीक है ना। अपनी कॉपी बंद रखना, आप कॉपी में देखना मत भाई। तो बेटा मैंने राइट एंगल बेस के ऊपर आपको ये टॉपिक सिखाया है। 90 डिग्री कोण के ऊपर क्या पॉइंट बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाए हैं, ठीक बात है ना। राइट एंगल का मतलब बेटा कितने डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा वो क्या होती है? आपका कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं जिसको, ठीक बात है। तो बाकी के जो दो थीटा होते हैं बेटा, तो हर थीटा के सामने वाला जो आपकी साइड होती है हमेशा आपकी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर, यानी हाइट, सही बात है, यानी लंब कह सकते हो आप। जो बाकी है बेटा, तो उसके साथ वाली जो भुजा होगी वो आपको क्या होगा? आपकी बेस होगा, ठीक है जी। तो आपको उसके बाद में मैंने सिखाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है? साइन थीटा। यदि मैं ये कहूं साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के बराबर, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही बात है। तो साइन थीटा का उल्टा कौन सा थीटा होता है? कोसिकेंड। तो याद रहना चाहिए अपने दिमाग में, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंड। साइन यदि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंड क्या हुआ? उसका उल्टा कर दो, यानी कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। याद हो गया। यदि मैं ये कहूं साइन थीटा बराबर क्या कह सकता हूं? 1 अपॉन कोसिकेंड थीटा। क्लियर है ना। यदि दोनों का प्रोडक्ट यदि मैं कहूं तो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। साइन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। वेरी गुड, इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया बच्चों कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस का उल्टा क्या होता है? सिकेंड थीटा, ठीक है ना। इनको याद रखना पड़ेगा बेटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सिकेंड। यदि कोस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो सिकेंड क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। क्लियर है। यदि मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं कोस थीटा किसके बराबर? 1 अपॉन सिकेंड थीटा। सिकेंड थीटा इज इक्वल टू किसके? 1 अपॉन कोस थीटा। बार बार आप इसको रिवाइज करो ताकि याद हो जाएंगे दिमाग में। उसके बाद में मैंने आपको करवाया बेटा टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पर। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। टेन का उल्टा कोट, उल्टा करो तो क्या आ जाएगा? बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। क्लियर हो गया भाई। तो यहां तक हमने सीख लिया था बेटा। आगे मैंने आपको टेन थीटा बराबर किसके? 1 बटा कोट थीटा, ये याद रखनी जरूरी है। टेन थीटा बराबर होता है बच्चों 1 अपॉन कोट थीटा, ये लिखवाया था मैंने उस दिन। और एक चीज और भी लिखवाई थी, टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1। 3 आइडेंटिटी मैंने लिखवा दी थी आपको। साइन थीटा गुणा में कोसिकेंड थीटा बराबर हमेशा होता है 1। क्यों होता है वो मैंने चीजें बता दी। सेकंड, सिकेंड थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है हमेशा किसके? 1 के। तीसरी आइडेंटिटी बेटा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है हमेशा 1 के। 3 आइडेंटिटी बनती है हमेशा। उसके बाद में देखना बच्चों, अब आप जानते टेन थीटा बराबर होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो कोट थीटा होता है बच्चों वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बी का मतलब बेस होता है बेटा, पी का मतलब परपेंडिकुलर, यानी लंब ना लिखना पड़े ना ही अपने को आधार लिखना पड़े, इतना कॉमन सेंस आपको लगानी है। अब और देखो बेटा इससे क्या बना सकते हो आप? यदि बेटा मैं दोनों साइड से इसको हाइपोटेन्यूज से भाग कर देता हूं, टेन थीटा का जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है उन दोनों को मैं हाइपोटेन्यूज से भाग कर देता हूं, तो एक चीज बताओ मेरे को आप, जो ये चीज है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता क्या आपका? अरे लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका? साइन थीटा। तो आप इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? साइन थीटा। इसी प्रकार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस होता है। तो आप कह रहे हो सर ये हमारी चीज आ गई कोस थीटा। तो आपका एक चीज और बन गई बेटा, क्या? साइन थीटा बटे कोस थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। ये रिजल्ट यहां से निकला है। यानी हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा।
यदि ये लिखा जाए बेटा साइन थीटा बटे कोस थीटा भी किसके बराबर होता है हमेशा, टेन थीटा के बराबर। इसी प्रकार यदि मैं इस बेस को हाइपोटेन्यूज से भाग कर देता हूँ, इस परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेन्यूज से भाग कर देता हूँ, तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण क्या कहलाता है आपका, कोस थीटा। क्या होता है बच्चों, कोस थीटा। इसी प्रकार लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका, साइन थीटा। तो कोस बटे साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के बराबर। एक रिजल्ट आपका ये बन गया, उतार लेना। साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा के बराबर। इसका उल्टा क्या होता है, कोट, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी किसके बराबर, कोट थीटा के बराबर। यदि आप इतनी भी चीजें याद कर लेते हैं तो आपका सवाल निकल जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया बेसिक चल रहा है अभी, अभी सवाल नहीं हो रहे, सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जो मैं आपको करवाऊं वो एक बार आप घर पे रिवाइज करके जरूर आया करें भाई, क्योंकि रीजनिंग नहीं है, मैथ है। मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना तैयार कर रहे हैं, उसको एक बार घर जाके रफ कॉपी में लिख लिख के याद कराया करें, ताकि आपको याद हो जाए। और फिर यहाँ आप जब अप्लाई करेंगे, एक बार आप प्रैक्टिस मत करना किसी भी बुक से, कहीं आप ट्रिग्नोमेट्री उठा लो और सवाल करने लग जाओ, नहीं, आपसे एक भी सवाल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए तो किसी भी प्रैक्टिस बुक से आप ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक को टच भी नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, चाहे 6 क्लास हो चाहे 7 क्लास हो, एक टॉपिक की, ठीक है ना, 6 से 7 क्लास हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री की। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी मर्जी है, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक से। ये क्लियर हो गया भाई। यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके, टेन थीटा के, और कोस बटा साइन क्या, कोट थीटा। अब इनके ऊपर सवाल देखो बेटा क्या बनते हैं, उतार लेना एक बार। ये उतार लिया भाई सभी ने? हाँ, ऐसा कोई बच्चा ना रह जाए जिसने उतारा ना हो, क्योंकि आप अपने नोट्स बना रहे हो। अब एक क्वेश्चन लिखना बेटा, देखना आप। इन ए त्रिभुज ABC and right angle at B, AB बराबर बच्चों आप कर लेना 12 और BC बराबर कर लेना बेटा आप 5। फाइंड करना आपको, यानी ज्ञात करना है फाइंड आपको करना है बच्चों साइन A फर्स्ट। दूसरी आपको करना है बेटा टेन A कितना होगा। तीसरा आपको करना है कोसिकेंट A। एक और कर ले बेटा आप सिकेंट A। ये साइड्स की आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, फाइंड रेशियो। एक बार सवाल लिख लेना भाई। कोई एक राइट एंगल है, ठीक है, और राइट एंगल आपका बना किस पे है, बी के ऊपर, यानी जो बी वाली जो आपकी साइड है वो वहां पर 90 डिग्री कोण है। ए बी भुजा की लंबाई दी है बच्चों 12, बी सी बराबर दिया आपका 5, और आपको रेशियो बताना है साइन ए कितना होगा, टेन ए कितना होगा, सिकेंट ए कितना होगा, कोसिकेंट ए कितना होगा। और ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज होते हैं बेटा, ये इस प्रकार के 6 होते हैं, साइन, कोस, कोसिकेंट, इसमें से कोई सा भी पूछ सकता है। यहाँ एंगल का नाम आपको दिया है साइन ए, यहाँ आपको बेटा एंगल मिल सकता है साइन बी, यहाँ एंगल आपको मिल सकता है साइन सी, क्यों किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही आपकी साइड्स होती हैं, ठीक बात है ना। तब आपसे पूछा क्या है, साइन ए क्या होगा रेशियो, टेन ए का कितना होगा, कोसिकेंट ए कितना होगा, सिकेंट ए कितना होगा। आपको बहुत टफ लग रहा है वो सवाल ये। यदि जिस बच्चे ने ये पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया यदि वो सीख लिया ध्यान से तो 1 सेकंड का सवाल है। देखिए सवाल उतार लिया आपने भाई। अब देखो बच्चों, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से सीखना है। पहले अपने को बनाना है बेटा त्रिभुज। इन ए त्रिभुज ABC राइट एंगल एट ए बी, यानी जो आपका 90 डिग्री का जो कोण है बच्चों वो आपका है बी के ऊपर। जब भी त्रिभुज ABC दे या कुछ DEF दे तो हमेशा स्टार्टिंग आपकी बेटा यहां से ही होगी, इस साइड से स्टार्ट नहीं करना, कहीं ABC यहां लिखने लग जाओ।
हाँ, जो बी आएगा बेटा बीच में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि राइट एंगल वहां दिया है। यदि राइट एंगल सी पे देता तो फिर अलग से देखना पड़ता है बेटा। देखिए अब आप कहें राइट एंगल ए बी सी, यानी यहां 90 डिग्री का कोण है। सही बात। आगे देखो, ए बी बराबर है बच्चों 12, इस भुजा की लंबाई 12, बी सी बराबर दे दिया 5। तो ये बताओ बेटा सबसे पहला काम आपका क्या होता है? कर्ण निकालने का, यानी हाइपोटेनियस निकालने का। सही बात है। जिस बच्चे को पता है हाइपोटेनियस सर हमारा होता है जो ये एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सिर्फ हाइपोटेनियस चाहिए तो बेटा आप क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट। बात क्लियर है? ये पहली बात। ये दूसरी बात क्या, फिर मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाए थे कुछ। ट्रिपलेट कहाँ होते हैं? जहां आपका सही राइट एंगल बनता हो। तो आपको पता ये 5 ये 12, तो ये साइड कितनी आ जाएगी बच्चों? 13। या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि निकालोगे तो भी निकल जाएगा। देखना आप, हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट, पी का मतलब बेटा आपका लंब, तो लंब कितना दिया है? 12, तो 12 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा बच्चों? 144 प्लस में, फिर दिया बेस का स्क्वायर, यानी आधार कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 144 में अपने 25 जोड़ दिए बच्चों, आया कितना? 169, यानी हाइपोटेनियस बराबर आया सर रूट में 169। लेकिन जिस बच्चे को ये पता है सर 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 169, तो बेटा आप कहेंगे सर इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। सही बात है ना? तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई? 13। तो ये रामायण ना करनी पड़े बेटा, इसी के लिए मैं आपको ये ट्रिपलेट याद करवाता हूँ। आई बात समझ में? तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, वरना आप इतनी रामायण करते तो आपका 2 मिनट खत्म हो जाता है यहाँ पे, और हर 1 मिनट की वैल्यू है। तो आप कहते हैं सर हमारा हाइपोटेनियस आ गया कितना? 13। क्लियर आ गया भाई समझ में? अब सवाल निकलेंगे, देखना। तो सबसे पहले हमने निकाल ली बेटा हाइपोटेनियस। अब जो सबसे पहला आपका सवाल है बेटा साइन ए क्या होगा? अब देखो इस ए के रिस्पेक्ट में देखना है। अब ये थीटा है बेटा आपका, अब ये आपका जो कोण है ये आपका ए है। सही बात है ना? अब इसके रिस्पेक्ट में बताओ भी क्या रेशियो बनेगा। तो हमेशा मैंने बताया जो भी थीटा होता है बेटा उसके सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। अब यदि मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो इसके सामने वाले जो ये भुजा इसके रिस्पेक्ट में क्या है? परपेंडिकुलर। बेस कौन सा हो गया अभी? 12, और हाइपोटेनियस क्या रहेगा हमेशा? 13। तो आपको पता था साइन होता है हमेशा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही बात है। तो यहां बताओ इसके सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है बेटा? 5, और हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो साइन ए का जो आपका आंसर बना कितना? 5/13। या रेशियो में पूछे तो 5:13। लगा कोई टाइम भाई? सेकंड, तो आप कहेंगे सर tan a, तो यहीं से निकालेंगे सर tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a अब आपका ये वाला a है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? 5, और बेटा इसका बेस क्या है? 12। तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया? 5/12। ऊपर वाले का कितना है भाई? 5/13। यही आपकी रेशियो। तीसरा देखना कोसिकेंट a। अब इसके रिस्पेक्ट में a देख, कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी सबसे पहले होता है सर कर्ण बटे में लंब होता है। तो इस a के रिस्पेक्ट में कर्ण क्या रहेगा? सर कर्ण तो हमेशा नो चेंज ये रहेगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा? 13, और परपेंडिकुलर की कितनी है? लंब की कितनी है? 5, तो 13/5 या 13:5। सेकंड क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। तो बेटा इसका कर्ण कितना है? 13, और इसका आधार कितना है? 12। तो बेटा सेकंड की वैल्यू कितनी आई? 13/12। यही आपके सारे के सारे राइट आंसर, एक बार उतार लेना भाई। बस इतना ही सवाल था, यही आपके रेशियो। यदि आपको राइट एंगल का सही से ज्ञान आ गया और ये पता लग गया भाई क्या चीजें हैं, तो 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। उतार ले भाई। और ये आया हुआ सवाल है, ऐसे नहीं करवाया मैंने। पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हैं अभी ज्यादा हम वैल्यू वाले सवालों पे नहीं गए। कोई पानी बोतल लिया यार वहां से। उतार लिया अभी सभी ने?
किसी बच्चे को समझ में ना आया हो दोबारा बता देंगे। ऐसा ही सवाल एक और करवा देता हूँ फिर मैं। उतार लिया गया सभी ने? चलें आगे भाई। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड को आपको भी बढ़ाना पड़ेगा भाई। छोड़ दे भैया, थैंक यू। दो रेशियो बताइए बेटा, फाइंड सिकेंट ए एंड कोट ए। सेम सवाल दे दिया, एक बार आप करें। अपने साफ साफ नोट्स बना लेना बेटा, सबसे बढ़िया से करवा देंगे आपको एडवांस में। बताओ जी, आ गया होगा? देखो बच्चा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने बनाया राइट एंगल, ए बी सी को ध्यान रखना है। राइट एंगल है बेटा बी के ऊपर, यानी आपने यहां बी लिख दिया, तो ए बी सी, ठीक बात है, या 90 डिग्री का कोण। ए बी की वैल्यू दे दी बेटा 3, यानी अब ये साइड है 3, बी सी दे दी बेटा 4, 3 4, तो ये भुजाई लंबाई कितनी? 5। याद रहता है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। सही बात। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए? 25। तो बेटा 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का। अब आपको बताना सिकेंट ए, ये वाला ए, इसके रिस्पेक्ट में बताओ सिकेंट ए क्या होगा। तो बेटा इस थीटा के रिस्पेक्ट के, इस थीटा के सामने वाली जो भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये इसका बेस, ये इसका हाइपोटेनियस। तो आपको पता था सिकेंट होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार होता है। और कोट क्या होता है बच्चों? आधार बटे लंब होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आप कहेंगे इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस क्या रहेगा? 5, और बेस क्या है? आधार क्या रहेगा बेटा इसका? 3, तो 5/3 सर इसका रेशियो आ गया। कोट ए, तो इस ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है? तो आप कहेंगे सर 3, और परपेंडिकुलर कितना है? 4, यानी 3/4, यानी 3:4 कहें या ऊपर 5:3 कहें, दोनों आपके राइट आंसर होंगे। दोनों सवाल समझ में आ गए? अब देखना बेटा, यदि मैं ये कहता ना भाई साइन सी बताओ, यहां आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूं, साइन सी बताओ, तो बेटा अब इस सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब ये थीटा आपका, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां यदि मैं सी के रिस्पेक्ट में यदि एंगल निकाल रहा हूं, तो यहां परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा बेटा 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। क्लियर हो रही है चीजें? यानी जिस थीटा के रिस्पेक्ट में आप कोई भी एंगल निकाल रहे हैं, तो उसके सामने वाली जो भुजा हमेशा आपका लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। उसके साथ वाली जो भुजा हमेशा आपकी आधार कहलाती है, यानी बेस कहलाती है। और कर्ण बेटा आपका हमेशा ये बड़ी वाली भुजा कहलाती है। उतार लिया भाई? ठीक है जी। एक सवाल और देखना भाई, इफ कोस ए 1/3, ठीक है जी, और आपको बताना है फाइंड ऑल 5 रेशियो, और फाइंड ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी जो बाकी जो बच गए आपके कोस, तो आपको दे रखे कोस ए, तो बाकी बेटा आपको साइन ए बताना है, कोसिकेंट ए बताना है, टेन ए बताना है, कोट ए बताना है। जो बाकी 5 रेशियो बच गए वो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब सिर्फ आपको दिया कोस ए, तो बेटा सारे के सारे ए बताने हैं। जो बाकी आपके एंगल बच गए, साइन बच गया,
कोसिकेंट बच गया, वो सारे बताओ क्या होंगे। अब आपको सीधा सा सवाल दे देगा तो बताओ क्या होगा। और ये सवाल बेटा हरियाणा में पूछ लिया जाता है, एचएससी में आते हैं ऐसे सवाल। बिल्कुल बेसिक सवाल है, 1 सेकंड का, देखना ध्यान से, बिल्कुल नहीं घबराना। यदि नहीं आ रहे तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है, देखना आप। अब आपको दिया बेटा कोस ए बराबर 1/3, ध्यान यहां होना चाहिए तभी समझ में आएगा। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए बच्चों, जो कोस होता है ना, कोस ए आ का मतलब नहीं, जो ए तो बेटा किसको डिनोट कर रहा है, किसी थीटा को। यानी कोस किसके बराबर होता है सर, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, मानते हो। कोस का उल्टा सर सिकेंट होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। क्या तो जो कोस होता है वो होता है हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। अब आप कह सकते हैं बेस का जो रेशियो है 1 है, या इसकी लंबाई कितनी आएगी बेटा 1, तो इसके हाइपोटेनियस की लंबाई कितनी दे रखी है सर 3। हम सिर्फ राइट एंगल बेस मानकर ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करते हैं वो देखना आप। अब देखो बेटा ये आपने राइट एंगल बना लिया, सही बात है। अब यहाँ बेस कितना है बच्चों 1, और कर्ण कितना है बेटा 3। तो ये बताओ सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा सर, हमें इस लंब की लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब आपको पता सर ये कैसे निकलेगी, पता है फॉर्मूला, या बार बार लिखवाना पड़ेगा। अब यानी यदि आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो आपको पता है सर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। या आप कहते सर परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर हट गई इसलिए इसका अंडर रूट लिखा है मैंने, तो अंदर क्या बच जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला याद रखो, या आपको ये आता ही होगा सर इसके स्क्वायर में से ये इसका स्क्वायर घटा देंगे तो ये वैल्यू। यदि मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो इसके स्क्वायर में से ये स्क्वायर घटा देंगे तो ये वैल्यू, सही बात है। यदि मेरे को ये भुजा की लंबाई निकालनी है तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सही बात है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर कर लें तो कितना आ गया 9, और 1 का स्क्वायर कितना बेटा कितना आ गया 1, तो 9 में तो 1 गया कितना 8, तो ऊपर क्या लग रहा है सर अंडर रूट। या तो अंडर रूट 8 लिखो, या अंडर रूट 8 को कैसे तोड़ सकते हो सर, हम कह सकते हैं 2√2 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √8 को। तो बेटा इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई 2√2। आपको सेट्स एंड इंडिसेस का टॉपिक किया होगा, घातांक अनुकरणी का कराया हुआ दिनेश सर ने, तो वहीं से आता बेटा ये रूट को कैसे तोड़ते हैं। तो बेटा इसकी लंबाई कितनी आ गई 2√2। तो अब आप निकाल सकते हैं सारे के सारे रेशियो। अब आपको निकालना, सबसे पहले निकाले सर हमने tan a निकाल लेता हूं। तो यहां देखो a कहां पे है, अब यहां a दे नहीं रखा बेटा, तो आपने a b c बना लिया। अब इस a के रिस्पेक्ट में देखो बेटा tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, सही बात। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है 1, और बेस कितना बेटा 1/2√2, तो 1/2√2 इसका आंसर। इसी प्रकार सारे निकाल लोगे आप। कोसिकेंट a निकालो तो आपको पता सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसी के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कितना है 3। एक देखो बेटा tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब a बेटा भुजा ये है a b c, सॉरी सही कह रहे भाई बेटा, ये तो मैंने देखा ही नहीं है, सही कह रहे भाई। बाकी बच्चों ने समझ में आया भाई ये क्या कर रही है, क्यों रहा है क्या था कि और बदल गया मिनट में ही है यार। सरकार अपन तक लेना, अपन अपनी पढ़ाई तो मतलब है ना भाई, सरकार का अपने को कोई मतलब नहीं है भाई। हैं क्या कर रहा है, देखो भाई सही कह रही है भाई लड़की, देखो
अब बेटा ए बी सी, यदि आपने ये ए माना है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, सही बात है, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो बेटा 1/3 सही है। अब निकालो भाई, ये गलत हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब इस यही आपका ए थीटा बेटा, इसके सामने वाली क्या है, परपेंडिकुलर, कितने हैं 2√2 बटा में बेस कितना है 1, तो 2√2 बटे में 1। कोसिकेंट का क्या आ जाएगा बता दो, कोसिकेंट ए, तो आपको पता है कोसिकेंट आंसर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस 3/2√2, 3/2√2, ये आपके रेशियो है। बाकी के रेशियो निकाल लोगे, अब उतार लो भाई। सरकारांग अपन के मतलब अपन नौकरी से ही भाई, है ना, अब बल्कि बीजेपी सरकारी देश का नौकरी, कांग्रेस में चलती सेटिंग पैसों वालों की, जो बिना पैसे दिए नौकरी, बहुत दिए नौकरी, पैसे भी चलते हैं मानूं मैं आपने, लेकिन बिना पैसे भी नौकरी देते हैं ये सरकार, बढ़िया सरकार है। अब गवर्नमेंट आते ही देख लो, अब 9% डीए बढ़ा दिया, 50% डीए मिलता था हमें, अब 59% हो गया एकदम। डीए पता क्या होता है, डियरनेस अलाउंसेस, जो आपकी सैलरी मिलती है उसका 50% साथ में जुड़ के आपको वो मिलता है डीए, अब 59% मिलेगा, एकम 60, कल ही कर दी घोषणा। तो सरकार अच्छी है भाई, ऐसी बात नहीं है। उतार लिया ना सभी ने, ठीक है जी। डीए टीए बहुत मिलेंगे आपको। बातें ना करो भाई, करो बच्चों, बात ना करो भाई। कोस पी इंटू कोसिकेंट पी प्लस में टेन पी गुणा में सिकेंट पी, दोनों का सम क्या होगा, ये वैल्यू आपकी। कर लिए कोशिश, जो आपको कंसेप्ट करवाया ना उसी बेस पे सवाल है ये, वो ऐसे मत समझना कोई वैल्यू पुट करने के जवाब ना, जो आपको कंसेप्ट सिखाया उसी पे आपको सवाल दे रहा हूं मैं, ऐसे मत समझना भी कहीं से ले आके पटक दिया, नहीं, ज्यादा टफ सवाल नहीं है। जो सिर्फ आपको 90 डिग्री के बेस पे मैंने सिखाया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो सिखाया, आधार बटीकरण, वही चीज मान के आप इसको सवाल को सोल्व करने की कोशिश करिए। कोई वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ 90 डिग्री को मान के एंगल को, कौन सा पी कौन है वो देखना आपको। देखो बच्चों ध्यान से देखना आप, साइन पी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहले तो आपने ये बना दिया, उसके बाद में ये सवाल निकलेगा, सही बात है। तो आप कह देंगे जो लंब है हमारा वो कितना है 1, और जो हमारा कर्ण होना चाहिए बच्चों वो कितना है 3। तो अब आपने 90 डिग्री का कोण बनाया एक बार। अब देखो बेटा
मैंने यहां एंगल बनाया बच्चों P, ठीक बात। इसके सामने वाली भुजा क्या है? परपेंडिकुलर। ये वाली क्या है बेटा? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों? 1। और हाइपोटेनियस की कितनी दे रखी है? 3। साइन P आपने मान लिया। P के सामने वाली भुजा 1, ये 3। तो ये भुजा निकालनी है। तो कितनी आ गई है? 3 तिया 9, 9 में 1 गया 8। तो 8 को बेटा √8 लिखें या 2√2 लिखें, बात एक ही है। ठीक बात है। अब देखो बच्चों, अब आपको निकालना है कोस P। तो बेटा यही तो कोण P एक ही है, कोई बाकी और नाम तो है ही नहीं। यानी एंगल कौन सा दे दिया? कोस का दे दिया, लेकिन एंगल है कौन सा? थीटा कौन सा? P है। तो कोस क्या होता है बच्चों? आपको पता सर, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस गुणा में। कोसिकेंट क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ये आप याद कर लोगे, 1 मिनट में हो जाएगा। फिर बच्चों प्लस का tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार होता है, गुणा में। सिकेंट क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अब वैल्यू रखनी है इनकी। यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है भाई। कोस का लिखे सर बेस गुणा हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण, गुणा में कोसिकेंट कर्ण बटे में लंब, प्लस में tan होता है सर लंब बटे आधार, गुणा में सिकेंट होता है सर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो याद इतना ही तो करना है। अब देखो वैल्यू रखनी है बच्चों। एंगल सारा सेम थे, थीटा सेम है, यहां भी P है सर, यहां भी P, यहां भी P, यहां भी P। कहीं भी कोई QR लिखा है क्या? नहीं है। यदि कोई QR लिखा मिल जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल बनेगा। अब देखिए, तो बेटा यहां से देखिए आप, तो इसका बेस क्या है इस P के रिस्पेक्ट में? तो आप कहेंगे सर ये सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो बेस कितना बच्चों इसके रिस्पेक्ट में? 2√2 बटे में। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? 3 गुणा में। अब यहां हाइपोटेनियस कितना है? 3। और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 1 प्लस में। कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर लंब कितना? 1 बटा में बेस कितना बच्चों? 2√2 गुणा में। अब देखो इसी P के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अब हाइपोटेनियस कितना? 3 बटे में बेस कितना है बच्चों? 2√2। यहां तक किसी भी बच्चे को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। आ गया समझ में? सिर्फ परपेंडिकुलर बेस हमें याद है सर, तो सवाल निकाल लिया। आपको कटता हो तो काट दे बेटा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट। तो यहां क्या बच गया सर? 2√2 बटे में 1 लिखे या चाहे ना लिखे, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। प्लस में यहां नहीं कट रहा सर, तो इस 3 को 1 से गुणा करें तो कितना है बच्चों? 3। अब इस 2√2 को इस 2√2 से गुणा करनी है। आती है गुणा करना? देखो पहले यदि मैं इस 2 को इस 2 से गुणा करूं तो बच्चों कितना आया मेरा? 4। अब आपके पास क्या बच गया? √2 और √2। तो √2 को यदि आप 2 बार गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। रूट इंटू रूट क्या होता है? कैंसल आउट होता है। ठीक बात है। तो √2 गुणा में √2 कितना है बच्चों? 2। तो 4 गुणा में 2 कितना आ गया आपका? 8। तो आप कह देंगे सर जो नीचे वाली जो गुणा आई टोटल कितनी आ गई? 8। कोई समस्या यहां तक? या तो आपको आंसर में बेटा यहीं तक लिखा मिल जाएगा, या तो आंसर में यहीं तक लिखा मिल जाएगा। यदि यहां तक लिखा ना मिले तो आगे आपको एलसीएम लेके भी सोल्व करा हुआ मिल सकता है। एलसीएम लेना आता होगा? देखो जी, तो बेटा 8 और 1 का यदि मैं एलसीएम ले तो कितना है मेरा? 8। 1 को 8 से गुणा करें तो कितना है बच्चों? 8 एकम 8। तो इस 8 को किससे गुणा करोगे? 2√2 से। तो 8 को 2 से गुणा करें तो कितना है बच्चों? 16। तो 16√2 प्लस में 8 एकम 8, 1 तिया 3। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 16√2 प्लस में 3/8। उतार लो। समझ में आया भाई? आपको एक बार लेंथ ही लग रहा है सर, इतना लंबा सवाल? लंबा कुछ भी नहीं है। समझाने के लिए मैंने अलग अलग चीज, हर एक एक चीज को बारीकी से समझाया है, कैसे चीज आ रही है। ठीक है ना? कोई जल्दबाजी नहीं करी। बेस हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकाली है, सारी वैल्यू आपको अलग अलग से सिखाई है। उतार ले इसको। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, तभी जाके आपको समझ में आएंगे भैया। डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको एडवांस मैथ थे, नाम ही एडवांस है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लाइट गई क्या? धीमी हो रही है ना?
करो जी। कैलकुलेशन जितनी करोगी उतना ही आपका मैथ बढ़िया होगा। कहीं आप कैलकुलेशन से देख के डर जाओ, सर इतनी इतनी गुणा कैसे करेंगे, पेपरों में तो नहीं होगी, तो बेटा मैथ आएगा ही नहीं, मैथ आएगा ही नहीं। मैथ मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया करता था भाई, सही बताऊं, मैंने 10वीं के बाद में कभी मैथ नहीं किया। तो मैं सीजीएल की तैयारी किया करता था दिल्ली में, ठीक है ना। तो दिल्ली में तैयारी पहले करने गया था बेटा यूपीएससी की, नाम सुन लिया, भाग लिए यहाँ से। यहाँ बीए करी थी मैंने नेशनल कॉलेज सिरसा से, एमए करी मैंने डीयू से, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश से। तो वहाँ बेटा पहले यूपीएससी करने गए हम, फीस थी वहाँ 1.5 लाख रुपए। तो हमने किस्तों में देने की कोशिश करी, भाई 30 हज़ार रुपये दे देंगे सर ऐसे करके। तो पहले फीस जमा करा दी 30 हज़ार रुपये, ठीक है। महीना 2 महीना पढ़ा, लेकिन कंटेंट देख के घबरा गया बेटा, इतना कंटेंट क्यों, एनसीईआरटी अलग से पढ़नी, उसके बाद में आपका स्टार्ट होगा सिलेबस। तो पहले एनसीईआरटी क्लियर करनी होती है 6 से लेकर 12 तक की, ऑनर्स बाद में होता है जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। सिलेबस देख के घबरा गए भाई, छोड़ दिया उसको। फिर हम सीजीएल नाम सुना, वहाँ पैरामाउंट हुआ करता, केडी कैंपस हुआ करता, नाम सुने होंगे आपने, तो वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया भाई। मैथ मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, 10वीं बाद में कभी किया ही नहीं। फिर मैंने 6 महीने का बैच था राकेश यादव का, नाम सुना हुआ राकेश यादव का, तो उसी से पढ़ा हूँ बेटा मैं। 6 महीने तक उसका सारा सिलेबस पढ़ा। मेहनत आपको बताऊँ मैं, 7300 बुक आया करती, मोटी बुक, आपने देखी हो 7300 प्लस के सवाल। उस बुक को मैंने कम से कम 15 बार, 7300 सवाल 15 बार कर चुका था मैं, 15 बार। लेकिन जब पहली बार जब किया मैंने, इतना भय लग गया करता, रोना आता था भाई, सवाल ही नहीं निकल रहे, कुछ आता ही नहीं। लेकिन सर जो पढ़ाया करते हमें, उसको मैं रिपीट कराया करता अपने रूम पे जाके, वहाँ फिर पढ़ाया करता भाई। कम से कम 4 से 5 साल तैयारी करी थी मैंने वहाँ सीजीएल की। 2 बार मेरा क्लियर हो गया सीजीएल, फाइनल में रह गया बेटा। जर्नल की कट ऑफ बहुत हाई जाती है सीजीएल में, ठीक है ना। तो 2 से 3 बार मैंने प्रैक्टिस करी, फिर छोड़ दिया सीजीएल को। तो मैथ की क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही। पहली बार में किया बहुत टफ लगा, दूसरी बार में किया थोड़ा सा आसान लगने लगा, लेकिन जब मैं बेटा चौथी से 5वीं बार करने लगा ना, तो 7300 बुक आप क्या मानते हो, 10 दिन नहीं पढ़ा करते, 10 दिन में सारा का सारा सिलेबस क्लियर। और हर सवाल को बार बार मैं नहीं लिखा करता, पता भी एक सवाल के, एक टाइप के 10 सवाल दे रखे हैं, तो बेटा उस टाइप के 2 ही सवाल कर रहे हो आप, 10 सवाल क्यों करें आप, ठीक है ना। यदि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो 10 के 10 सवाल करें, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए वो चीज़ें, तो कैसे निकल रही है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा भाई। चलें बच्चों आगे, एक सवाल और लिखिए भाई। इफ कोसिकेंट ए बराबर 2 बेटा, कोसिकेंट ए बराबर में 2, फाइंड दी वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू बेटा 1/10a, 1/10a प्लस में साइन a अपॉन 1 प्लस कोस a। बहुत आसान सवाल है, आप इसको देख के घबराना नहीं बिल्कुल भी। 1 सेकंड में भी आपसे सवाल होंगे, लेकिन ये सवाल कब होंगे, जब आपको मैं इसकी वैल्यू पुटिंग मेथड आपको बताऊंगा, यानी कि वैल्यू कैसे रखनी होती है। लेकिन वैल्यू वाले सवाल एक बार मैं इसमें नहीं डालना चाहता बच्चों, क्यों, क्योंकि आप अभी बेस सीख रहे हो। सिर्फ आपको कैसे करना है, राइट एंगल मान के, राइट एंगल मान के इसमें आप वैल्यू रखें सारी की सारी। अब सारे के सारे कौन सेम है, ए है, ए है, ए है, और यहां भी ए है। करिए सवाल को। करो जी करो। आया भाई,
कर लोगे? देखो जी, अब बटे में कुछ भी नहीं है तो बेटा एक तो हमेशा होता ही है, एक लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा, ना लगाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है ना? तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे? सर आपको पता सर कोसिकेंट होता है सर हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बस मैं आपको क्या कह रहा हूं, सिर्फ आपको मैं इसी में एक बार चीजें सिखा रहा हूं, कोई नया कंसेप्ट नहीं सिखाया, सिर्फ राइट एंगल बेस से कैसे सवाल सोल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड आगे आएगा, लेकिन सिर्फ मैं यही सिखा रहा हूं, तो आप इसी से आप सवाल को सोल्व करने की कोशिश करिए भाई। तो बेटा में बटे में एक लगाया तो आपने बना दिया कर्ण बटे में लंब बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तब 90 डिग्री का कोण बनाओ, यदि ना भी बनाओ तो भी हो जाएगा बेटा। आपके दिमाग में होनी चाहिए चीजें। देखिए कोसिकेंट ए, अब मैंने इसको ए बना दिया तो बेटा ए का मतलब यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है 2, इसके सामने वाली भुजा ये क्या परपेंडिकुलर कितनी 1। तो बेटा बेस निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको पता 2 दूनी 4, 4 में तो 1 गया 3, लेकिन 3 आएगा या √3 आएगा? √3 आएगा बेटा, 3 √3 नहीं, ओनली क्या आएगा √3। 2 दूनी 4, 4 में तो 1 गया सर 3, लेकिन सर हम निकाल रहे हैं बेस, स्क्वायर नहीं निकाल रही, तो स्क्वायर वहां ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा √3। फार्मूला ना लिखना पड़े बार बार, तो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है भाई? अब देखो बच्चों यहां रखिए 1/tan A, एंगल क्या आपका A, tan क्या होता है सर लंब बटे आधार। सही बात है? तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है बच्चों 1 बटे में, और आधार क्या है बच्चों √3। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सबसे पहले आपने ऐसे लिख लिया प्लस में, फिर बच्चों साइन ए, तो इसी के रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण होता है बेटा। लंब कितना आपका 1 और कर्ण कितना है 2, तो सर साइन ए आया हमारा 1/2 बटे में 1 + कोस ए, तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण √3/2। यहां तक एक बार उतार लें, आप उतार ले एक बार यहां तक, उतार ले एक बार यहां तक, ताकि धीरे धीरे समझ में आए। जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे समझिए आप। 1/1 बटे में √3, इनको बटे को बटे कैसे कैंसिल करेंगे, फिर 1/2 बटे में 1 जमा √3/2। 1 मिनट का सवाल, फिर सवाल सोल्व हो जाएगा। है जी? हाँ कैंसिल होगा। नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, tan को आप कोट में बदल लो या साइन बटा कोस में बदल लो, फिर एंगल क्या है ए तो है, वहां से निकालो तो भी आंसर सेम आएगा। बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। लेकिन मैं क्यों बदलूं भाई, थीटा मेरा यहाँ भी ए है, ये थीटा है बेटा ए, यहाँ आपको एंगल मिल सकता है साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यहाँ ये डिग्री न दे के सिर्फ आपको क्या दे दिया, सिर्फ अल्फाबेट दे दिया ए। सही बात है? तो बेटा ये ए तो आपका एंगल है, यहाँ पे इस एंगल का नाम थीटा का नाम क्या है ए। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस ए, प्लस में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। पता ना किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से मेरा ये 90 डिग्री है। सही बात है? प्लस में तो दूसरा एंगल कितना दिया आपने को ए दिया है, तो मैं इसको ए ही तो मानूंगा प्लस में। अब ये मेरे को कुछ भी नहीं पता तो इसको मैंने एक्स मान लिया या क्वेश्चन मार्क लगा लिया। इन तीनों का योग कितना होता है बच्चों 180। तो बेटा ये एंगल ही है ए डिग्री मान लो या ए लिख लो। सही बात है ना? तो आप चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक उतार लिया भाई? आगे देखो भाई, अब बेटा 1/1 बटा में √3, तो √3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या बचे, कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा बेटा √3/1 लिखो या ना लिखो प्लस में, ये बेटा 1/2 और बटे में 1 जमा √3/2। तो सबसे पहले आपको इस जमा वाले को सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना है बच्चों 2। इस 1 को 2 से गुणा किया तो कितने पे गया 2 पे, इस 2 को 1 से गुणा किया तो कितना है 2 एकम 2 प्लस में 2 एकम 2 कितने पे कटा 1 पर। तो बेटा 1 को √3 से गुणा करे तो कितना आएगा, आया यहां तक समझ में? उसके बाद में
अब ये 1/2 बटे में 2 जमा रूट 3 बटा में 2, तो बेटा ये वैल्यू उलट जाएंगे जब आप ऊपर जाएंगे, तो बेटा ऊपर तो चला जाएगा 2, बटे में आ जाएगा बेटा आपका 2 जमा रूट 3 बच रहा है ऐसा कैसा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2 जमा रूट 3। या तो यहां तक आंसर सोल्व मिलेगा, लेकिन और आगे सोल्व करना पड़ जाए तो आपको करना पड़ेगा भाई। अब भाई थोड़ी गुणा भाग आपको आनी चाहिए, वो मैं नहीं सिखा सकता। देखो 2 जमा रूट 3 और 1, इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2 जमा रूट 3, एलसीएम आ गया। अब इस 1 को 2 जमा रूट 3 से गुणा किया तो गया भी कितने पे सर, 2 जमा रूट 3 पे गया, तो इस 2 जमा रूट 3 को किससे गुणा करनी पड़ेगी, रूट 3 से, ध्यान से करना है। देखिए आप, अब बेटा इस 2 को सबसे पहले मैं इस रूट 3 से गुणा करूं तो कितने पे गया, 2 रूट 3, 2 रूट 3, प्लस में तो बाद में आएगा। अब देखिए इस रूट 3 को इस 3 से गुणा किया बेटा तो कितना आया 3, तो इसका इसके साथ जो गुणा करने के बाद में कितना आया, 2 रूट 3 जमा का 3, पहले इस 2 को गुणा किया सर इस रूट 3 के साथ तो 2 रूट 3, प्लस में इस रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 3, खत्म, प्लस में 2 जमा रूट 3, 2 जमा रूट 3, 1 पे कटा तो 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 1, तो आपका आंसर कितना है बेटा 2 रूट 3 जमा 3 बटे में 2 जमा रूट 3, या तो यहां तक मिल जाएगा बेटा कितना है, सॉरी देखा नहीं भाई, 2 रूट 3 जमा 4 बटे में 2 जमा रूट 3, या तो यहां तक आगे भी मिल सकता है। कैसे ये बताओ, ऊपर वाले में आप कॉमन क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। यदि आपने 2 कॉमन ले लिया बेटा तो अंदर क्या बच गया 2, इसको ना ऐसे लिख सकते हो आप, देखना आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 जमा 2 रूट 3, ताकि समझ में आ जाए यहाँ पे आपको, 2 दूनी 4 जमा में क्या बच गया बचरा रूट 3, सही बात है। तो 2 जमा रूट 3 से ये 2 जमा रूट 3 कट जाएगा बेटा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 2 आंसर आ गया भाई, उतार लो। अब इसको 1 सेकंड में कैसे करेंगे, 1 मिनट में, वो भी आपको करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए पहुंचने के लिए पहले आपको ये बेस आना चाहिए, ये बेस आएगा ना तभी वो सवाल समझ में आएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी भाई। तो 2 आपका राइट आंसर है। इसको सोल्व करके बेटा ये लिखा है मैंने 2 इंटू 2 जमा रूट 3, इस 2 जमा रूट 3 से 2 जमा रूट 3 कट गया इसलिए 2 आया। आपको राजी करने वाले सवाल मैं नहीं करा सकता भाई, कहीं ये सोच रहे हो भाई हमें आ जाए ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल मेरे को नहीं आते, सवाल वो करवाऊंगा बेटा तो जेन्युइन होंगे और आपके पेपरों में आएंगे। कहीं आपको यहाँ खुश कर दूं, ऐसे सवाल भी मेरे पास, लेकिन जब आप पेपरों में देखो तो पेपर में नहीं आएंगे तो बेटा आप मेरे को गाली देंगे, सही बात है ना। वे सर ने पढ़ाया क्या, रियलिटी है ये भाई, हम भी यार किसी टीचर से पढ़े हैं और टीचर का पढ़ाया और नहीं आया तो फायदा क्या, हम अपना टाइम भी यहाँ दे रहे हैं, सही बात है ना। तो कंटेंट ऐसा कराओ बेटा जिससे बच्चा कोई संतुष्ट हो चाहे ना हो, लेकिन पेपरों में जरूर आना चाहिए, सभी को राजी रखना जरूरी नहीं है। अब देखो बेटा 1 सेकंड में कैसे सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। यहां यदि वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कोस ए बराबर दिया बेटा आपको 2, तो बेटा जो 2 है ना 2, अब ये वैल्यू बेटा इस कोस की कितनी डिग्री की है वो आपको मैं आगे कराऊंगा, कैसे है कितना डिग्री का कोण है ये मेरे को पता है भाई। जो कोस सिकेंट 45 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 2, तो मैं यहां कह सकता हूं तो ए का मतलब यहां जो कोण है बेटा कितनी डिग्री का है 45 डिग्री का, बस बात खत्म। अब ए का मेरे को पता लग गया भी ए कितनी डिग्री का कोण है 45 का, उसी की वैल्यू 2 होती है कोसिकेंट में, तो बेटा आप यहां भी 45 डिग्री ही रखेंगे, तो आप कहेंगे 1/10 ए, अब ए नहीं tan 45 कोट 45 हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 प्लस में साइन ए का मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1/2 होता है, यानी 1/2 होता है, अपॉन 1 प्लस
कोस ए, तो कोस 45 साइन 45 दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। तो कोस 45 भी कितना 1/2 होता है बेटा। अब इसको सोल्व करिए तो 1/a का मतलब 1 प्लस में 1/2 बटे में 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3/2। सही बात है। अब इसको ऊपर उल्टा करो 2/3 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसल, तो आप कहेंगे सर 1 जमा 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3। ऐसा ही है क्या भाई? वैल्यू गलत होगी क्या कोई? फिर 4/3 तो नहीं आनी चाहिए। कोस 45, सॉरी भाई 1/√2 होता है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। जो कोस 45 और साइन 45 होता है ना 1/√2 होता है भाई, यहां गलती होगी भाई, तभी तो मैं सोच रहा हूं गलत कैसे आ गया। tan 45 कोट 45 सही है आपका एक, लेकिन साइन और कोस है ना 45 ये होता है आपका √2 बस, बाकी सही है। 1/√2 1/√2। अब हो जाएगा 1 जमा 1/√2 बच्चों, या √2 एकम √2 जमा में देखो एलसीएम ले लिया √2, तो यहाँ कितना है आपका √2 प्लस में 1, तो √2 प्लस में 1 बटे में √2, तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, इसे कैंसल, तो यहाँ आ जाएगा 1 जमा 1/√2, √2 प्लस का 1। तो इसको आप करोगे बेटा सोल्व तो हो जाएगा, देखिए आप क्या हो रहा है प्लस में 1, ठीक है भाई। 1 आया क्या? 1 √2 प्लस में 1 √2 प्लस में 1 सही है, तो ठीक है प्लस में 1, तो बेटा ये आया आपका 2 जमा √2 बटे में आया आपका √2 प्लस में 1, सही है ना। तो एक चीज बताओ मेरे को, आप कट जाएगा बेटा, अब देखिए 2 यहाँ मैं कॉमन ले लूँ, तो अब यहाँ बेटा कितना कॉमन ले ही नहीं सकते आप यहाँ, लेकिन बेटा 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 को जब 2 बार गुणा करें तो कितना आएगा 2 तो आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं सर √2 इंटू √2 प्लस में √2। अब देखिए यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं भाई, क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 2 √2 कॉमन आपने ले लिया, तो बेटा अंदर क्या बच गया √2 प्लस 1, √2 आना चाहिए ना। तो बेटा कोई वैल्यू में गड़बड़ मिलेगी भाई, फिर याद नहीं है कोई बात नहीं, ये आ गया समझ में यहाँ तक आपका। तो बेटा एक बार इसी से करिए, वैल्यू वाला भी देखना पड़ेगा, वैल्यू गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये आपका बेस आपका, ये क्लियर आ गया समझ में, कोई वैल्यू में गलती हो नहीं पाओगी भाई। या कोसिकेंट ए देखना पड़ेगा कितनी डिग्री का, ये 45 का है या 30 का है, चेक करना पड़ेगा। प्रदीप सर आगे क्या देखिए भाई, नहीं है अभी तक के, आज जानते रहे हैं। एक सवाल वो कर लीजिए भाई, इफ सिकेंट अल्फा बराबर बेटा 5/4, फाइंड करना आपको 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। करो भाई 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। बातें ना करो भाई। नब्बे डिग्री का कोण मान के करो बच्चों, कितना आया, कितना है भाई, है देखो बच्चों
सेकेंड क्या होता है भाई? कर्ण बटे आधार होता है बेटा, कर्ण बटे आधार होता है, सही है ना। हाइपोटेनियस बटे बेस होता है, सेकेंड होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ कर्ण की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5, और बेस कितना है? 4। अब ये आपका अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 4 5 का ट्रिपलेट है, ठीक है भाई। अब देखो 1 माइनस टेन अल्फा, तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना यहाँ? 3 बटे में 4, तो 1 जमा में कितना है बेटा? 3 बटे 4। तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, कितना आ गया भाई? 1 बटे में 4। तो 4 एकम 4 और 3 कितना हुआ? 7 बटे में 4। तो बेटा इसको पलटो तो क्या आ जाएगा? 4 बटे 7। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आया? 1 बटे 7। सही है। तो आज के लिए बच्चों फिर इतना ही, आगे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है भाई। तो जो आज करें आपने उसको आप एक बार घर पे रिपीट जरूर करके आए भाई, याद करके आए, तभी बात बनेगी, ठीक है। थैंक यू।